और मोदी जी का जो पंडाल था उसमें पानी कैसे भरा वो सबके सामने आया। 2700 करोड़ की लागत से आप ये देख लीजिए, पानी की निकासी की भी जगह नहीं बनाई क्या उसमें? वो देखा नहीं आपने, वो बाइडेन आए और वियतनाम में जाति बदल गए और इसी गोदी मीडिया के खिलाफ बयान दिया उन्होंने। मेरे घर का टीवी फोड़ दूं मैं, हालांकि मेरे घर में ये गोदी मीडिया के चैनल नहीं लगे, लेकिन अगर गलती से भी लग गए ना तो इनका थोबड़ा देखकर जूता मार मार के अपने घर का टीवी फोड़ दूं। पहली बात तो सर हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, नाम लूंगा तो अभी बवाल हो जाता है। जिनको ये नहीं पता कि 15 अगस्त मना रहे हैं, 26 जनवरी मना रहे हैं, वो अपने आपको बाबा कहते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या किया अभी देखा नहीं आपने? मोदी का विरोधी हूं मैं, इसलिए हूं क्योंकि मोदी जी आज देश को बेच रहे हैं। कांग्रेस आप जो चिल्ला रहे हैं, नहीं ये बताइए सरकार को अधिकार है क्या? वो मोदी अपने चाय बेच कर रहा था, जो पैसा माफ कर दिया उसका 5000 करोड़। प्रधानमंत्री किसान का कर्जा माफ होता नहीं, किसान देश में मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, खेत के अंदर फसल का सही दाम नहीं मिल रहा किसानों को, अपनी फसल का सही। राम मंदिर बनने से किसान को एमएसपी मिल जाएगा? कितनी बेवकूफी वाली बात करते हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक का फेसबुक पेज। मेरे साथ मोदी विद्रोही, मोदी के सबसे बड़े खिलाफ बोलने वाले मोहित शर्मा हैं। मोहित शर्मा जी, अब तो आप लोगों को आंखों में पानी आना चाहिए। विश्व गुरु बना भारत और प्रधानमंत्री ग्लोबल लीडर बन गए हैं। G20 की सफलता से जलन हो रही होगी आप लोगों को। एक बात मुझे बताइए, इस देश में आज नए आए हैं या पहले से इस देश में रहते हैं? कौन? आप और कौन? हम लोग 2014 के बाद आजाद हुए हैं। 2014 के बाद ही इस देश में आए, उससे पहले नहीं आए इस देश में? आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि इससे बड़ा सम्मेलन इंदिरा गांधी जी ने इस देश में रखवाया था। गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन जब इस देश में हुआ था ना, तो 100 देश भारत देश के अंदर आए थे। ठीक है ना? तो ये जो मोदी जी की चमचागिरी, आप ये जो गुलामीगिरी करने का काम करते हैं ना, और मोदी जी का जो पंडाल था उसमें पानी कैसे भरा वो सबके सामने आया। दूसरी बात ये कि मोदी जी को और अपने सहयोगी को लेकर देखा नहीं आपने, जो पंडाल जो था उसमें पानी आ गया जब बारिश गिरी, उसको बोलते हैं भारत मंडपम, नया बनाया प्रगति मैदान। अरे जो भी है, मंडप है आपका, पंडाल है, 2700 करोड़ रुपए की लागत से बना है। हाँ, तो 2700 करोड़ की लागत से आप ये देख लीजिए, पानी की निकासी की भी जगह नहीं बनाई क्या उसमें? अब सुनते जाइए। दूसरी बात ये कि मैं ये कहता हूं कि गॉडसे की समाधि कहीं अगर बनी होती तो वहां लेकर चले जाते, गांधी की समाधि पे क्यों लेके जाना पड़ा आपको? इस देश में एक और तो आपके सहयोगी, आपके जानने पहचानने मानने वाले लोग जो हैं इस देश में बड़ा गांधी का और अंबेडकर जी का विरोध करते हैं, और जब विदेश से कोई मेहमान आता है तो वो गांधी जी की और अंबेडकर जी की बात करता है। क्यों लेके गया? पेटेंट है क्या कांग्रेस के पास गांधी जी का पेटेंट? गांधी जी का पेटेंट ना तो कांग्रेस है ना समाजवादी है। गांधी जी राष्ट्रपिता है, राष्ट्रपिता हर किसी के होते हैं, आपके भी मेरे भी हैं। असम के मुख्यमंत्री ने कहा है कि गांधी टाइटल की बड़ी चोरी हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए। अच्छा, कि गांधी, कांग्रेस का गांधी, राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, नेहरू जी का परिवार, टाइटल की बात में जांच हो जाएगी। पहले असम के मुख्यमंत्री की जांच ठीक से करा दी ना तो मुख्यमंत्री जेल में पैक हो लेगा। ये वही मुख्यमंत्री है जो पहले कांग्रेस सरकार में मंत्री था और उसके ऊपर घोटाले का आरोप लगा, फिर बीजेपी ज्वाइन करे तो सारे आरोप इसके ऊपर से खारिज हो गए। आपने टीवी देखा कि नहीं? चित्रा त्रिपाठी पता है क्या बोला? झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अच्छा, तो किसको झुका दिया? वो देखा नहीं आपने, वो बाइडेन आए और वियतनाम में जाति बदल गए और इसी गोदी मीडिया के खिलाफ बयान दिया उन्होंने कहा है कि वियतनाम में जाकर बाइडेन बोलते हैं कि हम जो है वो, मैंने मोदी से बात करी है मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर। 1 मिनट में जाके उन्होंने तो बयान बदल दिया। कैसी मोदी जी की विदेशी, जो आप कहते हैं कि विदेशी चर्चाएं, कैसी चर्चाएं मोदी जी की? दूसरी बात ये कि G20 को देखकर, सुन लीजिए सर, नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करना जरूरी है। सुन लीजिए, G20 को देखकर एक चीज मुझे याद आ गई। G20 को देखकर मुझे एक चीज याद आ गई। पुरानी फिल्में जब हम अंग्रेजों की देखा करता था ना, तो एक फिल्म आई थी क्रांति फिल्में या बहुत सारी फिल्में, उनमें ना एक बोर्ड लगा रहता था अंग्रेजों के घर के बाहर, और उसमें ना ये लिखा रहता था कि इस क्षेत्र में मतलब डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, कि मतलब कुत्तों का और भारतीयों का यहाँ आना मना है। मोदी सरकार ने G20 का कार्यक्रम किया और वही हालत इस देश के अंदर लोगों की कर दी। बंदरों को पकड़ने के लिए, कुत्तों को पकड़ने के लिए एमसीडी की कम से कम 30 से 40 वैनों को सड़कों पर उतार दिया और भिखारियों को, गरीबों को छिपाने के लिए टेंट लगा दिया गया। गरीबों की इतनी सारी वीडियोस मेरे पास में आई हुई हैं, मैंने सब कुछ सेव करके रखा है सर। ऐसे गरीब बोल रहे थे कि हमारे पास हवा भी नहीं आ रही, रातों रात हमारे घर को उजाड़ दिया गया, और पुलिस वाले बोलते हैं कि 3 दिन तक यहां नजर भी मत आ जाना। सर, किसी का घर उजाड़ना बड़ी आसान काम है, बनाना बहुत मुश्किल काम है। कॉमनवेल्थ के गेम्स के समय भी कांग्रेस की सरकार ने किया था। मैं आपसे सर ये कहता हूं कि अगर दूसरे ने चोरी करी और आप भी चोरी कर रहे हो तो आप में और उसमें अंतर क्या है, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं। ये मुझे आप बता दीजिए। और कल रात को जब मैं सो रहा था तो एक व्यक्ति मेरे सपने में आया और सपने में आकर वो मुझे कहता है
कि बस एक बार और वोट दे दो, नाम नहीं लूंगा, नाम लेने पर ना इस देश में केस हो जाते हैं, डिफार्मेशन हो जाता है, मानहानि के मुकदमे हो जाते हैं, तो नाम नहीं लूंगा। रात को एक व्यक्ति सपने में आता है, पूरा देश समझ जाएगा कि कौन आया था सपने में आता है और आकर कहता है कि बस एक बार और वोट दे दो, 15 लाख पिछली बार के और इस बार के 20 लाख दोनों एक साथ दे दूंगा। तो मैं जैसे ही मारने के लिए जूता उठा रहा होता हूं ना, बस अचानक से आंख खुल जाती है। तो इस देश के अंदर जो लोगों को पागल बनाया जा रहा है ना, वो पूरा देश देख रहा है सर। और एक चीज आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरी तरीके से आज स्पष्ट करना चाहता हूं, इस देश के अंदर, इस देश के लोगों को दो चीजें इस देश के अंदर बड़ी तुल पकड़ रही हैं। सबसे पहली चीज संविधान को लेकर कि भाजपा संविधान बदल सकती है, ठीक है। दूसरी चीज ये कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बन सकता है। तो दोनों पहलुओं को बड़े आराम से मैं क्लियर कर सकता हूं और इस पे पूरी तरीके से पढ़ के भी आया हुआ हूं, मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहली चीज तो भारत देश की पार्लियामेंट के पास यानी संसद के पास इतना अधिकार नहीं है कि वो इस देश के संविधान को बदल सके। वो सिर्फ संविधान में संशोधन कर सकती है, संविधान को ना दोबारा लिख सकती है ना संविधान को बदल सकती है। ये बात मैं आपको पूरी तरीके से क्लियर कर दूं। दूसरी बात ये कि भारत हिंदू राष्ट्र बन सकता है, तो इसका भी जवाब है नहीं। वो इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी बेंच इस फैसले को सुना चुकी है और कह चुकी है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, एक पंथ निरपेक्ष देश है, एक सेकुलर कंट्री है। 50 से ज्यादा आर्टिकल जो हैं वो संविधान के अंदर लिखे हुए हैं कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, सेकुलर कंट्री है। तो ये बात जिनके मन में आ रही है ना कि संविधान बदल दिया जाएगा, तो भैया संविधान बदलने की औकात तो इस देश में किसी की भी नहीं है। और जिसके पास कांग्रेस ने 200 संशोधन के उससे आपको मैंने आपसे क्या बोला और मैं आपको अभी भी उस बात पर मैं एग्री हूं कि संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद के पास है, लेकिन अगर संसद और विधानमंडल भी दोनों एक हो जाएं तो भी संविधान को बदल नहीं सकती है या दोबारा नहीं लिख सकती। आप लोग को एक पिछड़े प्रधानमंत्री से इतनी प्रॉब्लम है, गरीब का बेटा, चाय वाले का बेटा प्रधानमंत्री न बने। एक बात आप मुझे बताइए, आज भारत देश की सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी कौन सी है? किस लिहाज से? कांग्रेस है विपक्ष में? विपक्ष में कांग्रेस है ना। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जिनके पास में 60% से ज्यादा वोट है विपक्ष का, यानी देश की जनता का 60% से ज्यादा वोट है। उनको G20 के अंदर नहीं बुलाया गया। क्यों नहीं बुलाया गया, मैं पूछना चाहता हूं, बताइए जरा, क्यों नहीं बुलाया गया मल्लिकार्जुन खड़गे जी को? मैं एज अ मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, कोई मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, नहीं, मैं ये देखता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी की जगह अगर कांग्रेस ये G20 करती और विपक्ष में नरेंद्र मोदी जी होते और नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया जाता, तो भी मैं ये सवाल करता कि मोदी जी को क्यों नहीं बुलाया गया। और यही सवाल मैं आज करता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी को क्यों नहीं बुलाया गया। और यही सवाल जब राहुल गांधी से ब्राजील या बेल्जियम में पूछा गया, दोनों में से एक जगह वो गए थे, मेरे को याद नहीं आ रहा है, वहां उनसे पूछा गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी को क्यों नहीं बुलाया गया, G20 में उनको क्यों नहीं बुलाया गया, तो राहुल गांधी जवाब देते हैं कि आप देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जो विपक्ष का, जिसके पास 60% वोट है, उनको नहीं बुलाया जा रहा है। एक बात आप मुझे बताइए, विपक्ष के सबसे बड़े लीडर हैं, आज तो मैं ये समझता हूं कि विपक्ष की पार्टी के सबसे बड़े लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को क्यों नहीं बुलाया गया? क्या उनके आने से G20 सम्मेलन की शान और बढ़ती? बड़े नेता राहुल गांधी हैं, अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो प्रधानमंत्री खड़गे बनेंगे, राहुल गांधी बनेंगे? देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, इस देश के अंदर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे जी बने प्रधानमंत्री, वो फैसला पार्टी का है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आप राहुल गांधी को नहीं बुलाते, सोनिया गांधी को नहीं बुलाते, किसी पार्टी के नेता को नहीं बुलाते, लेकिन आपको मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बुलाना चाहिए था, क्योंकि वो विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं। सर आप ये देखिए ना, 60% वोट है उनके पास में, उनको क्यों नहीं बुलाया गया? क्या उनको इनवाइट नहीं किया जाता? मैं आपसे पूछता हूं, एज अ रिपोर्टर पर्सनली आपसे पूछता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बुलाया जाना चाहिए था या नहीं बुलाया जाना चाहिए था? मुझे नहीं इसके बारे में क्या है डेकोरम, मुझे नहीं पता। नहीं, आप बता ही नहीं सकते, कोई बोलने से लोग कांपते हैं, डरते हैं। इस देश के अंदर ना सर, जब से ये देश आजाद हुआ है ना, इस देश के अंदर जो शोषित वर्ग है ना, इस देश के पिछड़े, दलित जो हैं, आदिवासी जो हैं, उनके ऊपर 47 से लेकर आज तक, ये देश भले ही आजाद हो गया, लेकिन ये देश आज भी आजाद होने के बाद भी गुलाम है। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 23 तरीके के टैक्स लगाए। आजाद होने के बाद इस देश की सरकार ने 65 तरीके के टैक्स हमारे ऊपर लगा दिए। कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, सब इंक्लूडेड है। आज आप देख लीजिए, जीएसटी हो गई, इनकम टैक्स हो गई, सब क्या है सर? 65 से ज्यादा टैक्स आज हमारे ऊपर लगे हुए हैं सर। हम तो इस देश के अंदर एक न्यूट्रल होकर बात करते हैं कि एज अ एक कॉमन मैन अपनी लाइफ को कैसे सरवाइव करे। आज इस देश की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, जिसे आप कहते हैं ना कि लोकतंत्र, सर मुझे तो लगता नहीं है कि लोकतंत्र बचा हुआ है। आपको लगता है कि लोकतंत्र? मुझे बीजेपी समर्थक आपको गाली दे रहा है, कह रहा है कि आप लोग G20 का विरोध कर रहे थे। अच्छा बताइए, G20 से कह रहा है मोदी, ये देश की सफलता है या
कह रहा है कि बीजेपी प्रधानमंत्री दोबारा आएंगे। जितना मैं समझता हूँ ना, G20 सम्मेलन का उद्देश्य एकमात्र मुझे एक चीज समझ में आई है, और मुझे पता है सर, केस हो तो हो, मैं नहीं डरता हूं सर। इस देश के अंदर केस हो, जेल जाए, हम ना जेल जाने से डरते हैं ना केस होने से डरते हैं। मैं तो खुले आम बोलता हूं, ये जो G20 सम्मेलन हुआ है और देश को इतना सजाया गया कि गरीबों को छिपा दिया गया, गरीबों को छिपा दिया गया और देश को सजाया गया सिर्फ इसलिए कि ताकि विदेश से फिर कर्जा लाया जा सके और विदेश से पैसा लाकर फिर दोबारा ये दिखाया जा सके कि देश की इकोनॉमी ऊपर है। और सर, इस देश के अंदर की स्थिति आज इतनी खराब है, जिसे आप कहते हैं ना लोकतंत्र, लोकतंत्र नहीं, ये लूट तंत्र चल रहा है आज इस देश के अंदर। लूटा जा रहा है, गरीबों को लूटा जा रहा है और खुले आम देखिए ये गौरव प्रजापत है, ये बार बार सवाल कर रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे किस संवैधानिक पद पर। इनको बता दूं, मल्लिकार्जुन खड़गे अपोजिशन के लीडर हैं राज्यसभा में, ये उनका संवैधानिक पद है। विपक्ष के अपोजिशन के लीडर हैं वो राज्यसभा में, कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते नहीं कह रहा हूं, राज्यसभा में विपक्ष के अपोजिशन के लीडर। अच्छा, लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार और जिस तरह से मोदी की मुलाकात हुई है हेमंत सोरेन की, नीतीश कुमार पाला बदल लेंगे। देखिए वो पाला बदलते हैं सर, मैं क्या बोलता हूं आपसे, वो पाला, ये इंडिया गठबंधन टूटा है या नहीं टूटा है, इसका तो आपको नतीजा भी घोसी उपचुनाव हुआ ना। घोसी उपचुनाव में बीजेपी को कितनी तगड़ी मुक्की खानी पड़ी। आप ये सोचकर देखिए, इन लोगों ने घोसी उपचुनाव के साथ साथ 7 जगहों पर उपचुनाव थे, झारखंड में, केरला में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, 7 जगह उपचुनाव थे, जहां भाजपा आप ये समझिए कि 4 जगह हारी है। इन्होंने कहीं मीडिया वालों ने नहीं दिखाया, लेकिन अगर मोदी जी जीत जाते ना तो भाई साहब ये तो थाल कटोरी ताशा लेकर ना ऐसे ढोल बजाते कि मोदी जी का विश्व के साथ साथ देश में भी डंका बज रहा है। ये ऐसे हैं, लेकिन इनको जैसे कुत्ता सूंघ के चलाता है, इनकी वो हालत हो गई जब इन्होंने देखा कि 4 जगह मोदी हार गए हैं, तो भैया उसके बाद तो साइलेंट पड़ गए। फिर तो G20 दिखाने लगे, हर चैनल पर G20। घोसी उपचुनाव में इतनी बुरी हालत हुई है इनकी कि अखिलेश यादव को सैफई भेजने वाले अब खुद घर जाने की तैयारी करने। अच्छा देखिए, अब मोहित शर्मा है, ब्राह्मण समाज से हैं, अब ये कांग्रेस के समर्थक हो सकते हैं, बीजेपी विरोधी भी हो सकते हैं। अब आता हूं असली मुद्दे पर। अच्छा मोहित शर्मा जी, ये जो स्टालिन के बेटे ने जो कहा है उदयनिधि ने, उससे आप सहमत है कि असहमत है? क्या चीज? उदयनिधि ने जो कहा है सनातन के बारे में, उस पर सहमत है कि असहमत? क्या कहा है उन्होंने, बताइए ना मुझे। उन्होंने कहा है कि ये जो सनातन है वो गैर बराबरी का प्रतीक है, जात पात का प्रतीक है, भेदभाव का प्रतीक है, इसको खत्म हो जाना चाहिए। ऐसी चीज जो लोगों के बीच में जात पात, ऊंच नीच का भेदभाव पैदा करती है, अगर वो समाप्त हो जाए तो क्या दिक्कत है? प्रकाश राज ने भी कहा है। मैं आपसे एक चीज कहता हूं ना, अगर कोई एक ऐसी चीज है जो आपको और मुझे ऊंचा या नीचा दिखाती है, आपको ऊंचा दिखाती है, मुझे नीचा दिखाती है, तो हम उस चीज का समापन कर देते हैं ना। तो आप सनातन के खिलाफ बोल रहे हैं? सर मैं ये कहता हूं, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। एक बात आप मुझे बताइए, इस देश का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। जब धर्मनिरपेक्ष राज्य है तो उसमें आपको भी अपने धर्म को मानने की आजादी है, मेरे को भी मेरे धर्म को मानने की आजादी है। लेकिन इन लोगों का कहना है कि सुनिए जी, प्रकाश राज जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, चंद्रशेखर राय जी, राजेंद्र पाल गौतम, उदयनिधि, ये सब कह रहे हैं कि हिंदुओं में जातिवाद है, वर्ण व्यवस्था ऊंच नीच। आप मानते हैं? मैं बिल्कुल मानता हूं, क्यों नहीं मानता। एक बात आप मुझे बताइए। अरे सर मैं क्यों नहीं, एक बात आप मुझे बताइए कि ब्राह्मण किसे कहा गया है ब्राह्मण? पहले मुझे आप ये बताइए। अगर आपके पास बुद्धि है तो आप भी ब्राह्मण हैं, मेरे पास बुद्धि नहीं है तो मैं ब्राह्मण नहीं हूं। ब्राह्मण बुद्धि से जाने जाते हैं। आप बुद्धि से ब्राह्मण है कि जात से? मैं बुद्धि से। मैं तो जात वाले को अगर कोई कहे कि भैया मैं ब्राह्मण हूं तो मैं तो नहीं मानता। जब तेरे पास बुद्धि नहीं है तो तू किस बात का ब्राह्मण है? ना तुझे श्लोकों का पता, ना तुझे गायत्री मंत्र का पता, ना तुझे महामृत्युंजय मंत्र का पता, तो तू किस बात का ब्राह्मण है? सिर्फ इस बात का ब्राह्मण है कि तू भैया दूसरों को नीचा दिखाए या ऊंचा दिखाए। तो मतलब होता कौन है? जिसको मंत्र नहीं पता होगा वो आदमी अच्छा नहीं है, वो नीच हो गया। भाई साहब वो ब्राह्मण नहीं हुआ। मैं आपसे कहता हूँ, मैं एक चीज के खिलाफ हूँ सर, ऊंच और नीच के खिलाफ। मैं कहता हूँ कि इक्वलिटी इस देश के अंदर लेकर आइए। और ब्राह्मण, अब मैं आपको कहता हूँ, आप हिंदू धर्म को मानते हैं कि नहीं? किसको? हिंदू धर्म को मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। तो आप चाहते हैं कि हिंदू धर्म में जो पुजारी है, जो पहली बात तो सर हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। तो हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। कोई मुझे बता दे कि हिंदू अगर कोई रिलीजन हो तो रिलीजन इस देश में सनातन है सर। हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है। ये सिंधु से हिंदू निकला, नहीं सिंधु से जो हिंदू निकला। दूसरी बात ये कि हमें इस देश में एक ऐसा मेरे सवाल का जवाब बिल्कुल। आज एक केरल में एक मंदिर में बोली लगाई गई जी, एक शेड्यूल कास्ट के शख्स ने वो बोली जीत ली।
तमाम सवर्ण हिंदू उसको गाली देने लगे। सवाल है कि जो धर्म है, जो मंदिर है, उसमें एक ही जाति का पुजारी क्यों, एक ही जाति के ट्रस्टी क्यों नहीं होने चाहिए? सब जाति का धर्म सबका होना चाहिए। अगर सबका होगा, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आज इस देश के अंदर मैं आपको एक चीज बताता हूँ सर, एक चीज का तो समापन इस देश से हुआ है और धीरे धीरे बहुत सारी चीजें चेंज होंगी। आज इस देश का एक बड़ा समाज, चाहे वो आदिवासी समाज हो, पिछड़ा समाज हो, दलित समाज हो, जिनको आप कहते हैं, ये आप कहते हैं उनको कि वो पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, मेरे भाई हैं। सुन लीजिए भाई, अरे सुन लीजिए भाई, भारत में मनुस्मृति जब था ना, तो जातियां जाति के आधार पर पहचान सर, मैं आपसे सुन तो लीजिए सर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अछूत। बाबा साहब का जब संविधान लागू हुआ ना, तो इसको 5 कैटेगरी में बांटा गया यहाँ के नागरिकों को जी, और उसी के हिसाब से अधिकार हैं, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और जनरल जी जी। मेरा सवाल यह है कि मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं पुजारी नहीं बन सकता, दान पेटी की चाबी नहीं आ सकती, मैं मंदिर में ट्रस्टी नहीं हो सकता। मुझे राम मंदिर में ट्रस्टी बनना है, कैसे बनूंगा मैं? वही मुझे तो सीपी के जितने सरकारी जमीन पर मंदिरें हैं, सीपी के मंदिर है, हनुमान मंदिर, उसमें ट्रस्टी बनना है। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, इस देश में एक चीज है जिसको लंबे समय से उठाया जा रहा है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, जातिगत जनगणना। जानते हैं क्यों नहीं हो रहा उसको इम्प्लीमेंट? इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उनको समझ में आ जाएगी कि भैया इस देश में एक बड़ी हिस्सेदारी है SC, ST, OBC और माइनॉरिटी की, एक बड़ी हिस्सेदारी है, लेकिन वो इन सब चीजों को, इन डेटा को छिपाना चाहते हैं। आज एक बात मुझे बताइए, आज आप मंदिर के पुजारी जो आप देखेंगे ना, आप ये सोचिए कि पहले पिताजी हो गया पुजारी, फिर बेटा पुजारी हो गया। अब जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, भैया हम तो किसी मंदिर के पुजारी नहीं है, ठीक है, हम तो किसी मंदिर के लेकिन आपको रोक, अगर आप कल चाहे तो आप पुजारी बन जाओ, क्यों भैया, क्यों करेंगे? मैं इस देश में पढ़ाऊं लिखाऊं, ये सब काम के लिए। क्या पुजारी अनपढ़ होता है? कौन का? अरे इनको अगर ये पढ़े लिखे, एक बात मुझे बताइए, इस देश में मैं ऐसे ऐसे बाबाओं को देखता हूँ, नाम लूंगा तो अभी बवाल हो जाता है, जिनको ये नहीं पता कि 15 अगस्त मना रहे हैं, 26 जनवरी मना रहे हैं, वो अपने आपको बाबा कहते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या किया अभी देखा नहीं आपने? आप धीरेन्द्र शास्त्री पर सवाल उठा रहे हैं? वाह, और किस पे उठाऊं बता दो आप मुझे, किस पे उठाऊं? मतलब पुजारी होने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है? बिल्कुल। अरे सर, आप एक बात मुझे बताइए, आप एक टीचर हैं, आप बच्चे को तभी तो पढ़ाएंगे जब खुद पढ़े लिखे होंगे। धीरेन्द्र शास्त्री साक्षात हनुमान जी के रिप्रेजेंटेटिव हैं धरती पर। तो एक बात मुझे बताइए, हनुमान जी के जब वो क्या कहते हैं, आप कह रहे हैं कि रिप्रेजेंटेटिव हैं वो, तो एक बात मुझे बताइए, सरहद पर जवान क्यों शहीद हो रहा है? खेत में किसान क्यों आत्महत्या कर रहा है? क्यों लोग मर रहे हैं? जरा ये बताइए ना मुझे। और मुझे एक पुस्तक आप धर्म का अपमान कर रहे हैं। मेरी बात, अरे मैं सर कोई धर्म का अपमान नहीं कर रहा हूं। एक पुस्तक मुझे बताइए जिसमें ये लिखा हो कि भैया ये छोटा है या ये बड़ा है या वो बड़ा है। कॉन्स्टिट्यूशन वाली बुक बोल रहा हूं मैं, कॉन्स्टिट्यूशन वाली बुक पूछ रहा हूँ, संवैधानिक बुक पूछ रहा हूं मैं, एक संवैधानिक बुक मुझे बताइए। दूसरी बात ये कि अब बात आती है कि रामचरितमानस की, अब बात आती है महाभारत की निकलकर, अब बात आती है गीता की। एक बात मुझे बताइए और इन प्रश्न का जवाब दीजिएगा, क्या रामचरितमानस राम ने लिखी? मुझे बताइए। मैं हाँ या ना मैं पूछना चाहता हूँ, बहुत सारी चीजें स्पष्ट करना चाहता हूँ। राम ने लिखी रामचरितमानस? नहीं, बहुत भगवान, मैं आपसे कहता हूँ, तुलसीदास, मैं कह रहा हूँ वाल्मीकि जी ने भी लिखी, तुलसीदास जी ने भी लिखी। मैं आपसे पूछता हूँ कि राम जी ने लिखी रामायण? मुझे ये बताइए। अभी तक तो ऐसा ज्ञात नहीं है ना, ऐसा ज्ञात। गीता भगवान श्री कृष्ण ने लिखी क्या? कहा जा रहा है कि उन्होंने बोला और वेद व्यास ने लिखा। मेरी बात को आप, मेरे जो आपसे पूछ रहा हूँ वो मेरे को जवाब दीजिए। महाभारत किसी ने लिखी? ये सब चीजें जो है ना, ये सब चीजें एक व्यक्ति ने लिखी हैं, एक इंसान ने, एक मनुष्य ने लिखी हैं। अगर भगवान लिखते ना, तो भगवान की नजर में तो उसके चारों बेटे एक समान हैं, वो किसी को छोटा या किसी को बड़ा क्यों लिखते? ये तो बताइए मुझे। दूसरी बात ये कि राम ने कभी अपने नाम के पीछे सिंह नहीं लगाया, कृष्ण ने कभी अपने नाम के पीछे यादव नहीं लगाया। इन लोगों ने भगवान को बांट दिया सर, इन लोगों ने भगवान को बांट दिया। इन लोगों ने, ये जो इस देश के लोग हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे कोई भी लोग हो, वो ये जो अपर कास्ट के लोग हैं, इन्होंने भगवान का डिवाइडेशन किया कि भगवान को बता दिया। किसी ने कह दिया कि कृष्ण जो है वो यादव हैं, किसी ने कह दिया कि राम जो है वो क्षत्रिय हैं, किसी ने कह दिया रावण जो है वो ब्राह्मण है। अरे भैया, आपने भगवान को बांट दिया, जबकि कोई मुझे, सर मैं ओपन चैलेंज देता हूं, कोई एक व्यक्ति मुझे इस देश में बता दे कि रामचरितमानस ये भगवान के हाथ की लिखी है और भगवान ने कहा कि ये मेरे 4 बच्चे हैं और ये 4 बच्चे, एक बड़ा है, एक छोटा है, एक उससे छोटा है, और ये काम करेंगे, ब्राह्मण है, शूद्र है, वैश्य, क्षत्रिय। नहीं, ऊपर वाले की नजर में, ईश्वर की नजर में, भगवान की नजर में उसके चारों बच्चे एक समान हैं। वो माँ जितना भोजन एक बेटे को खिलाती है, उतना ही छोटे वाले को भी खिलाएगी, उससे छोटे को भी खिलाएगी, उससे भी छोटे को खिलाएगी, और एक समान खिलाएगी। इन लोगों ने, इन मनुष्यों ने, इन इंसानों ने भगवान को बांटा और भगवान को अपना बिजनेस बनाया, अपना धंधा बनाया। सर आज इस देश से अगर मंदिर से लगा रहे हैं, मैं सर कोई आरोप सवाल उठा रहे हैं
सनातन पर सवाल नहीं उठा रहा हूं। इस देश का एक पढ़ा लिखा समाज आज इस बात को समझता है कि मंदिर से अगर दान पेटी हटे तो भगवान कभी नाराज नहीं होंगे। अरे इतनी औकात है कि हम भगवान को कुछ देंगे? इस देश में कौन इतनी औकात रखता है कि वो भगवान को कुछ दे सके? वो भगवान है जो हमें, सर आस्था है मेरी भी आस्था है, मैं भी भगवान को मानता हूं, ईश्वर को मानता हूं, लेकिन मैं उनके बीच में मीडिएटर को नहीं मानता। बस मेरे में और उन लोगों में इतना सा अंतर है कि मैं ईश्वर को साक्षात मानता हूं कि अगर मुझे मंदिर में भगवान दिखते हैं तो मैं भगवान के चरणों में नतमस्तक होता हूं। मैं किसी मीडिएटर को नहीं पकड़ता। मीडिएटर मतलब ये कि भैया मैं पुजारी का पैर छूना बंद कर दे लोग। हाँ, भगवान से मांगिए ना आप। भाई एक बात आप मुझे बताइए, अगर पुजारी आपको कुछ दे सकता तो आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर और इंजीनियर सब पुजारियों के बच्चे क्यों नहीं है? बताइए ना सर, जवाब दीजिए। मैं सर लॉजिकली बात करता हूं आपसे। मैं एक चीज कहता हूं, इन लोगों ने भगवान को बांटा, इंसान को बांटा, और इंसान को बांटने के बाद इन्होंने, और ये काम सिर्फ इसी धर्म में नहीं है, ये हर धर्म में हुआ। हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, हर धर्म में हुआ सर। हिंदू है, हिंदू धर्म पर बात करें। आप जो आरएसएस के प्रमुख ने जो कहा है कि 2000 साल से जाति के नाम पर अत्याचार हुआ है, हम इनके साथ खड़ा होना चाहिए, सहमत है? एक बात मुझे बताइए, उनसे ये पूछिए कि आज आपकी पार्टी की सरकार है, इन्हीं की पार्टी की सरकार है, आरएसएस वालों ने ही बीजेपी को बनवाया। जरा इनसे पूछिए, हाथरस की बेटी को इंसाफ मिला क्या? इनसे पूछकर देखिए ना कि वो बेटी किस परिवार की थी। जरा ये तो बताइए आप मुझे। आज बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर वो नरेंद्र मोदी जी का जो क्या कहते हैं, उनका आर्थिक सलाहकार जो है वो बयान दे देता है, तब क्यों नहीं बोले मोहन भागवत? क्यों नहीं बोले मोहन भागवत? जवाब दें मोहन भागवत। क्योंकि मोहन भागवत सिर्फ समय समय पर बयान देते हैं, इसलिए बयान देते हैं ताकि मोदी सरकार को और मोदी गवर्नमेंट को वोट मिल सके सर, और कोई किसी बात के लिए नहीं। सर इस देश के अंदर आज 80% आबादी जो है वो पढ़े लिखी आबादी है, जो बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन पे चलती है। इस देश के अंदर के लोग आज इन सब चीजों को बदलना चाहते हैं। इस देश के लोग जाति व्यवस्था को, वर्ण व्यवस्था को, इन सब चीजों को बदलना चाहते हैं सर। हम भी चाहते हैं कि हमारे देश की जो पार्लियामेंट है वो ब्रिटेन जैसी बने, डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट और किसान भी बैठे, सब बैठे सर। लेकिन ऐसे लोग ना बैठे जो जातिगत नाम पर लोगों को बांटने का काम करते हैं कि भाई तू कौन, मैं ब्राह्मण, तू कौन, मैं क्षत्रिय, तू कौन, मैं शूद्र, मैं वैश्य। मैं ये सब नहीं चाहता हूं सर। मैं तो इन सब चीजों को समापन चाहता हूं। सरकार एक बिल लेकर आए और ये कहे कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी व्यक्ति को नीचा दिखाने का काम करता है, जाति उसी दिन खत्म, जब संविधान लागू हुआ ना जी, उसी दिन से समाप्त हो गई थी, जाति खत्म हो गई। लेकिन क्या आप एससी, एसटी, ओबीसी के जो संवैधानिक अधिकार मिले हो उससे सहमत हैं? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। एक बात मुझे बताइए, एक व्यक्ति के ऊपर आप 50 साल से उसका शोषण कर रहे हैं, आज वो व्यक्ति अगर आपके ऊपर आकर आपसे अगर ऊपर चला जाता है तो आपको दिक्कत क्या हो रही है? इतने साल उसने भी तो सहन किया, और आपके ऊपर अगर 10 साल के लिए पैर रख दिया तो आप तो तिलबिला उठ रहे हैं। तो उसी शोषित समाज से तो नरेंद्र मोदी है जिसका आप लोग विरोध कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी शोषित समाज से, और राहुल गांधी ब्राह्मण परिवार से, इसलिए आप लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। मेरे को एक बात मुझे बताइए, राहुल गांधी क्या है? ब्राह्मण समाज से हैं। राहुल गांधी हैं क्या? अभी ऑफिशियली पोस्ट पर क्या है राहुल गांधी? अरे कांग्रेस के सर्वे सर्वा है, सब वही करते हैं छुपे हुए रूप से। सर्वे सर्वा है कांग्रेस के हैं? हाँ। तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए पार्टी के, ये क्या है? वो तो समय समय पर कांग्रेस जब कमजोर पड़ती है तो दलित चेहरा को, जैसे कभी बाबू जगजीवन राम को आगे किया, अब खड़गे साहब को आगे कर रही है। तो मतलब आप कांग्रेस के जो है वो अंदर, कांग्रेस के अंदर बैठ के सारी बातों की इन्फॉर्मेशन लेते हैं? ये आपको मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बताया कि एक पत्रकार को इतनी तो समझ है ना सर, जब इतनी समझ है प्रधानमंत्री तो आपको बनना इतनी होता है, समझ हो कि एक पत्रकार हो के इतनी समझ में नहीं आती है कि जब पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन होता है तो राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया जाता। आपको एक पत्रकार हो के ये समझ में नहीं आती है कि राष्ट्रपति जी जब मंदिर के अंदर जाती है तो किस तरीके का बिहेवियर होता है? मनमोहन सिंह के अलावा और कोई भी ब्राह्मण के अलावा कोई प्रधानमंत्री नहीं बना कांग्रेस में। एक बात आप मुझे बताइए ना, आपको आज तक ये चीज समझ में नहीं आई है क्या? जब राष्ट्रपति जी के साथ में, राष्ट्रपति जी की अपॉइंटमेंट कौन दिला रहा है आज की डेट में? बताइए ना आप मुझे। एक बात मुझे बताइए, इतना बड़ा G20 सम्मेलन, भारत देश के प्रथम नागरिक जो है राष्ट्रपति, उनकी भूमिका कहां पर थी? जरा ये बताइए। अरे उन्होंने बड़ा ग्रैंड भोज दिया। अरे सर सुन लीजिए, एक टीवी चैनल, अखबार जिनों की आप बात करते हैं ना, उन टीवी चैनल पर बताइए कहां पर थे हमारे राष्ट्रपति? बिल्कुल। अरे कांग्रेस ने कितने दलित राष्ट्रपति बनाए? अब ये देखिए, जब इन पे सवाल नहीं होता ना तो ये घूम फिर, मैंने आपसे कहा कि कांग्रेस ने गलतियां करी तभी तो लोगों ने सत्ता से उखाड़ के फेंक दिया। जब ये गलती करे तो आप मानते नहीं मोदी सरकार गलती कर रही है? क्या गलती कर रही है? सब तो मैंने आपको गिनाता हूं, उसके बाद फिर आप घूम फिर के वहीं आए थे कि क्या गलती कर रही है। एक बात आप मुझे बताइए, इस देश के अंदर विदेशी लोगों को बुलाकर गरीबों को छिपा दिया, क्या ये सही है? ये तो इंदिरा गांधी ने भी किया है, ये तो मनमोहन सिंह की सरकार। तो मतलब आप मानते हैं कि मोदी जी भी गलत कर रहे हैं?
पहले बताइए ना मुझे आप। जो परंपरा है वो कर रही है। ये परंपरा है, गरीबों को छिपाना परंपरा हाँ, है। ये कांग्रेस करती आ रही है। कांग्रेस ने किया और किसी ने नहीं किया। कांग्रेस ने तो ये भी किया था, बीजेपी ने बता देना कहां किया। कांग्रेस ने तो ये भी किया कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को यूएनओ में भेजा। बीजेपी ने आज तक कौन से कांग्रेस के नेता को भेज दिया? तो क्यों भेजेगा? क्यों भेजेगा? आप तो कह रहे हैं परंपराएं चलती आ रही है। तो मोदी जी दलित पिछड़ा आदिवासियों को भेज रहे हैं ना विदेश। अच्छा, कौन से? चलिए 27 ओबीसी मंत्री हैं उनके। मेरी बात तो सुन लीजिए। दलित और पिछड़े कितने मंत्रियों को मोदी जी ने विदेश भेजे, जरा गिनाइए। 27 मंत्री हैं उनके पिछड़े। कानून मंत्री इस देश का दलित है। मेरी बात तो सुन लीजिए। कितनों आप कह रहे हैं ना विदेश भेज दिया, कितनों को विदेश भेज दिया, जरा ये तो बता दीजिए। जाते हैं लोग, जो मंत्री हैं जाते रहते हैं विदेश। और आप नहीं मानते? दलित राष्ट्रपति था, अब आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं, 27 ओबीसी के मंत्री हैं। सर सुन लीजिए, ये जो ना, ये जो मोदी सरकार के जो नेता है ना, और जो इनकी पार्टी के जो प्रवक्ता के तौर पर जो मीडिया काम करती है, डायरेक्ट मोदी जी का जूता निकाल के चाटना शुरू कर देती है, उस लेवल की पत्रकारिता को थोड़ा सा डाउन पर लाइए। अच्छा, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं तो मैं भी तो फैक्ट बता रहा हूं, मैं भी आपको फैक्ट बता रहा हूं। कांग्रेस अगर इस देश में कितने, एक मिनट, इस देश में कितने आपने बताया कि बीजेपी के कितने दलित पिछड़े नेता हैं? 27 मंत्री हैं, सिर्फ 27 मंत्री हैं। हाँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ SC ST के कितने मंत्री हैं? SC ST के 6-7 मंत्री हैं। 6 या 7? हाँ, वही मतलब 6 या 7 होंगे। अभी तो आप कह रहे थे। नहीं, मैं आपसे आदिवासी किरण रिजिजू हैं। मेरी बात तो सुन लीजिए। राव साहब, आप भी हल्का हाथ रखिए थोड़ा सा। ये तो बताइए कि कैबिनेट मंत्री कितने हैं? देश के कानून मंत्री। कैबिनेट मंत्री कितने हैं SC ST के? अभी 28 से सूची देखिएगा कहाँ आएगी। इनका जो सामने लाता हूँ, यही काम मोदी मीडिया करती है जो ये काम कर रहे हैं आज। बताइए जरा, SC ST कितने कैबिनेट मंत्री हैं? नाम गिनिए। किरण रिजिजू आदिवासी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ SC ST कितने मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री? मुझे अरे नाम गिनिए ना। बताइए। गिनना नहीं आता है। बताइए। किरण रिजिजू एक आदिवासी हैं। हाँ। अर्जुन राम मेघवाल। हाँ। एक उरांव साहब है। हाँ। एक मुंडा, अर्जुन मुंडा है। हाँ। कितने हुए? 4 हो गए। हाँ। पशुपतिनाथ पारस है। हाँ, 5 कितने हो गए? 5 हो गए। ये 5 SC और ST गिना दिया मैंने। हाँ। और 27 सुन लीजिए। हाँ। ये 5 SC ST है ना। हाँ। अब मेरी बात, एक बात मुझे बता दीजिएगा। हाँ। इन 5 में से एक का भी नाम मुझे बताइएगा, और पूरे देश को ओपन चैलेंज देता हूं। ये जो 5 इन्होंने SC ST के नेता गिनाए ना, आप सोच लीजिए। हाँ, मैं बता रहा हूं आपको, वही बता रहा हूं मैं। ये जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आप खुद सोचकर देखिएगा कि भारत देश के G20 में आपको ये कहां पर न जाए। ये कहते हैं कि इनको विदेश भेजा है। अब मुझे ये बताइए, हाथरस में एक बेटी के साथ जब दुर्व्यवहार होता है, पूरे देश ने देखा, जो हाथरस में घटना घटित हुई, इन 5 में से एक भी नेता कहां था? अगर 5 नेता इस देश में SC ST के हैं, उसके बावजूद भी आप ये सोचिए। अरे कैबिनेट मिनिस्टर बता रहा हूं मैं आपको, कैबिनेट मिनिस्टर ही बोल रहा हूं। 5 कैबिनेट मंत्री जो हैं, जो SC ST के हैं, उसके बावजूद भी एक दलित को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता। कर्नाटक में एक महिला को टंकी से पानी पीने पर उस टंकी को गौमूत्र से धोया जाता। उस वक्त कर्नाटक में बीजेपी की सरकार थी। एक व्यक्ति को मूंछ बढ़ाने पर मार दिया जाता है। 60 साल से कांग्रेस ने जातिवाद फैला रखा था, मोदी जी उसको ठीक कर रहे हैं। मोदी जातिवाद को ठीक कर रहे हैं। हाँ। हैं? कैसे ठीक कर रहे हैं, जरा बताइए। वो खुद पिछड़ा प्रधानमंत्री है। सारे पूजा में जब देखिएगा तो उनका पुजारी से भी ऊपर कुर्सी लगता है। एक बात मुझे मोदी जी जात पात तोड़ के। मेरी एक बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपको ना मैं कल एक मंदिर का पुजारी बनवाता हूं, चाहे उसके लिए मुझे नया मंदिर बनवाना हो। आप पत्रकारिता छोड़ देंगे? आप घूम फिर के इस देश की नौजवान को आपको समझाना चाहिए कि भैया डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। वैसे आप बाबा साहब की बात करते हैं, बाबा साहब के बारे में आप भी नहीं जानते आप, और बात कर रहे हैं बाबा साहब की, और जानते होंगे तो बताना नहीं चाहते दूसरे को। नहीं, सुन लीजिए। अरे धीरेन्द्र शास्त्री छोड़िए। पता है आपको? धीरेन्द्र शास्त्री की कमाई पता है आपको कितनी है? आप अंदाजा लगाइए। नहीं, मेरे को एक बात मुझे बता तो दीजिए। एक बात मुझे बताइए, क्या धीरेन्द्र शास्त्री इस देश में गवर्नर से ऊपर हैं? अरे गवर्नर तो उनके पैर में बैठते हैं भाई, मुख्यमंत्री। अरे सुनिए, कांग्रेस के कमलनाथ जाके पैर छूते हैं। अरे सुन तो लीजिए। वो तो नरेंद्र मोदी जी की जो पार्टी के नेता हैं, शिवराज सिंह चौहान, वो भी जाते हैं, और भी लोग जाते हैं। मनोज तिवारी तो गाड़ी ड्राइव करते हैं, वो तो छोड़ दीजिए, वो छोड़ दीजिए। मुझे ये बता दीजिए, एक यूनिवर्सिटी जिसने धीरेन्द्र शास्त्री के लिए लिखा हो, या आपके नरेंद्र मोदी के लिए लिखा हो। नरेंद्र मोदी जी ने एंटायर पॉलिटिकल साइंस से MA किया है। जैसे बाबा साहब के लिए यूनिवर्सिटी लिखती है कि बड़े गौरव की हमारे लिए बात है कि एक ऐसा विद्यार्थी हमारी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आपको मोदी जी से जलन हो रही है? किसको? आपको। मेरे को मोदी जी से जलन नहीं हो रही है, जलन तो आपको हो रही है मोदी जी की बुराइयां सुन के। समझ रहे हैं? आप ब्राह्मण समाज के हैं, आपको लगता है कि कांग्रेस ब्राह्मणों की असली पार्टी है। एक पिछड़ा कैसे प्रधानमंत्री? अरे सर, इस देश में ना, सुन लीजिए, क्यों मोदी जी को वोट करता है? सुन लीजिए मेरी बात। ब्राह्मण समाज मोदी जी को वोट, एक बात आप मुझे बताइए, जो आप ब्राह्मण ब्राह्मण चिल्लाते हैं ना, किस देश में ब्राह्मण, एक बात मुझे बताइए, परशुराम जयंती की सरकारी छुट्टी होती है क्या?
जो आप बोलते हैं ना ब्राह्मणों के लिए क्या क्या किया ब्राह्मणों के लिए, जरा ये बताइए। परशुराम जयंती की सरकारी छुट्टी है इस देश में, ये बताइए मुझे, मुंडी मत हिलाइए। 10% रिजर्वेशन दे दिया एक बात आप ये किस तरीके की बेहुदी वाली बात करते हैं, मुझे ये बताइए। जो आप लोगों को यहाँ बांट रहे हैं और लोगों को ये दिखाते हैं, भैया इस देश के अंदर का ब्राह्मण SC ST का विरोधी नहीं है, आप मेरे भाई हैं, मेरे लिए आप एक समान हैं। मोदी जी के विरोधी, मोदी जी के बिल्कुल विरोधी है। मोदी का विरोधी हूं मैं इसलिए हूं क्योंकि मोदी जी आज देश को बेच रहे हैं। पिछड़ों के हम क्यों विरोधी होंगे, क्यों विरोधी होंगे भैया पिछड़ों के? मोदी ने क्या बेच दिया? रेलवे, एयर इंडिया, BSNL, MTNL। कांग्रेस ने, मनमोहन सिंह नहीं बेच रहे थे क्या? पर नरसिम्हा राव ने क्या बेचा? चलिए बताइए क्या बेचा, बताइए क्या बताइए क्या प्राइवेटाइजेशन कहाँ से शुरू हुआ? मैं पूछ रहा हूँ बेचा क्या, बेचने का बताइए। प्राइवेटाइजेशन कहाँ से? प्राइवेटाइजेशन छोड़िए, बेचा क्या ये बताइए। सारी बड़ी सरकारी कंपनियों में इन्होंने निजी लोगों के पैसे लगाए। अच्छा, प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत ही नरसिम्हा राव के समय से हुई। मुझे ये बताइए इस देश में ये इसरो किसने बनाया था? अरे जिसकी सरकार बनी वो बनाया। मैं पूछ रहा हूँ एम्स किसने बनाया? इसरो ने काम करना कब शुरू किया? एक बात आप मुझे बताइए, मोदी जी इसरो ने चांद पर कब पहुंचा? मोदी जी के समय ना। हाँ, मेरे को ये बताइए, मेरी बात तो सुन लीजिए। ये बताइए इसरो किसने बनाया, एम्स किसने बनाया, IIT किसने बनाई, इंजीनियरिंग कॉलेज किसने बनाए, जिस स्कूल से जिस कॉलेज से आपने 60 साल राज किसने किया? किसने? तो जिसने 60 साल राज किया उसने बनाया भी तो, और एक ने 10 साल राज किया तो क्या बनाया जरा ये बताइए ना। शौचालय बनाए और उसमें भी घोटाले कर दिए। पहली बार देश ने शौचालय घोटाला देखा है, समझ में ही नहीं आता है आपको। 60 साल में कांग्रेस ने सिर्फ ब्राह्मण समाज को मुख्यमंत्री बनाया, ब्राह्मण अपने परिवार में प्रधानमंत्री बनाया, सारे रोड चौक चौराहे का नाम इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। अच्छा, तो अभी आप सुन लीजिए। उसके बाद में जब मोदी जी आए, आप कहते हैं तो मोदी जी ने सारे ब्राह्मणों को हटा दिया, तो हेमंत बिस्वा शर्मा ब्राह्मण नहीं है? इक्का दुक्का है, इक्का दुक्का। अब गिनाते चलते, मोदी जी सबको बराबर अरे सुन तो लीजिए। हेमंत बिस्वा शर्मा क्या है? ब्राह्मण समाज से हैं। ठीक है। शुभेंदु अधिकारी कौन से समाज से है? शुभेंदु अधिकारी तो ओबीसी हैं। ओबीसी है, ठीक है। हाँ ओबीसी है तो। हाँ, अब मुझे ये बताइए, ये जो रिपब्लिक भारत में जो टीवी एंकर हैं, ये अर्नब गोस्वामी कहाँ का है? वो तो ब्राह्मण समाज से हैं। मुझे ये बताइए चित्रा त्रिपाठी कौन है? ब्राह्मण समाज से हैं। क्या कहते हैं, अंजना ओम कश्यप क्या है? ब्राह्मण समाज से हैं। ठीक है। और आपके तमाम ब्यूरोक्रेट्स की लिस्ट मेरे पास में नहीं है। मोदी जी से तो मीडिया को टाइट करके रखते हैं, अब धीरे धीरे देखिएगा मीडिया को पेमेंट देकर रखते हैं। मीडिया को अगर, चलिए मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद रहे, पूर्व राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा, उनका यस बैंक का 75% कर्जा माफ कर दिया गया, यानी 5,000 करोड़ माफ कर दिया गया। क्यों माफ किया? वो मोदी जी चाय बेच कर लाए थे जो 5,000 करोड़ माफ कर दिया। किसान का कर्जा माफ होता है? सरकार को अधिकार है पॉलिसी बनाने की। कांग्रेस आप जो चिल्ला रहे हैं, नहीं ये बताइए सरकार को अधिकार है क्या? वो मोदी अपने चाय बेच कर लाया था जो पैसा माफ कर दिया उसका 5,000 करोड़। वो प्रधानमंत्री है। नहीं, प्रधानमंत्री है तो कुछ भी है। किसान का कर्जा माफ होता नहीं है। किसान देश में मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, खेत के अंदर फसल का सही दाम नहीं मिल रहा। MSP देने के नाम पर इन्होंने 750 से ज्यादा किसानों की जान ले ली। उस किसान को MSP नहीं मिलती आज भी। किसानों को अपनी फसल का सही, राम मंदिर बनने से किसान को MSP मिल जाएगा? कितनी बेवकूफी वाली बात करते हैं। अभी कह रहे राम मंदिर से MSP मिल जाएगा क्या किसान को? राम मंदिर से रोजगार मिल जाएगा नौजवान को? राम मंदिर से बेरोजगारी मिट जाएगी देश को? धर्म के खिलाफ? अरे मैं धर्म के खिलाफ नहीं हूं। आपका भी मकान तोड़वा के राम मंदिर बनवा दूं? तुड़वाएंगे? हाँ करिए ना। बड़ी मुस्कुराहट आ रही है। तुड़वा, इनका माइक भोपू छीनकर इनको मंदिर में पुजारी बनाओ। अगर उस काम में इतना ही पैसा है तो आप बनिए ना पुजारी। मैं मंदिर बनवाता हूं। मैं पूरा ओपन चैलेंज करता हूं कि शंभू कुमार सिंह जी अगर नेशनल दस्तक छोड़ते हैं और पत्रकारिता छोड़ते हैं तो मैं इनको मंदिर के अंदर, चाहे उसके लिए मंदिर अलग से बनवाना पड़े, मैं पुजारी बनवाऊंगा। लेकिन देश के बच्चों से यही कहूंगा कि इनकी बातों में ना आकर वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एडवोकेट बने, इन जैसे ना बने, क्योंकि ये आपका कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ माइंड पे रखते हैं। मैं आपका कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ इन डॉक्टर, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट क्यों रखूंगा? क्योंकि मैं बाबा साहब को मानता हूँ। ये पता नहीं किसको मानते हैं। मोहित शर्मा धर्म विरोधी हैं। हाँ, धर्म विरोधी हो गए, धर्म विरोधी हो गए। एक बात मुझे बताइए, सबकी इक्वलिटी की बात कर लें। बाबा साहब धर्म विरोधी थे? उन्होंने तो सबको इक्वलिटी के अधिकार दिए, राइट टू स्पीच का, राइट टू फ्रीडम का, राइट टू एक्सप्रेशन का। तो बाबा साहब धर्म विरोधी हो गए? बाबा साहब ने सबको, भारत को धर्म निरपेक्ष बना दिया, एक सेकुलर कंट्री बना दिया, पंथ निरपेक्ष राज्य बना दिया है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, वो कहते हैं कि हम भारत के लोग। आपको बड़ी दिक्कत हो गई तो आप बाबा साहब भी धर्म विरोधी हो गए हैं। इंडिया सब हटना चाहिए, विदेशी है।
अच्छा, इंडिया शब्द विदेशी है। वीरेंद्र सहवाग जब अरे मुझे ये तो बता दीजिए, वीरेंद्र सहवाग से कोई पूछे कि अपना ध्यान क्रिकेट और बल्ले पर ही लगा लेता, वो बढ़िया रहता। ये जो ड्रीम 11 खिलवाकर देश के नौजवान को सट्टे में डाल रहा है, तब आपको नजर नहीं आता कि इंडिया के नौजवान कहां जा रहे हैं? ये जो इनका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो कि ड्रीम 11 पर टीम बनाओ, ड्रीम 11 पर टीम बनाओ, है ऑनलाइन सट्टा खिलवा रहे हैं। आप एक बात मुझे बताइए, अगर एक व्यक्ति ताश खेलते हुए पकड़ा जाए तो गैम्बलिंग एक्ट लग जाता है। लेकिन आज आपको पता है, मैं बेंगलोर के अंदर जब था तो बेंगलोर के अंदर में एक कैब ड्राइवर मेरे को मिला। वो कैब ड्राइवर, वो लड़का मात्र उसकी उम्र मात्र 18 से 20 साल उसकी उम्र रही होगी। और वो बच्चा जो था, मैंने उसको समझाया, वो आत्महत्या करने जा रहा था सिर्फ वो इसलिए कि ड्रीम 11 में हार गया। बेकार की कहानी, बेकार की कहानियां। मोदी जी के आने से भारत का नाम रोशन नहीं हुआ, दुनिया में डंका बज रहा है। इससे पहले तो भारत को कोई जानता ही नहीं था। ग्लोबल लीडर है। मैं आपसे कहता हूं, इससे पहले भारत को कोई नहीं जानता था क्या? भारत या इंडिया, आप किसके साथ हैं? भाई मेरी बात सुनिए, मैं तो इंडिया भारत दोनों एक ही हैं। एक बात मुझे बताइए, एक बात मुझे बताइए, जब ये भारत वाले नाम का जो जिक्र है ना, इस भारत वाले नाम वाले जिक्र को लेकर आए थे मुलायम सिंह यादव, तो भाजपा क्यों पीछे हट गई थी? अच्छा, इंडिया जवाब तो देते चले जाइए। ये जो है? इंडिया शब्द है, इंडिया को भारत करने के लिए मुलायम सिंह यादव जब प्रस्ताव लेकर आ गए तो भाजपा क्यों भागी थी? जवाब तो दे करिए। आप लोग मोदी विद्रोह, अरे आप मोदी, आपके पास जवाब नहीं, इनको पता भी नहीं होगी कि मुलायम सिंह यादव प्रस्ताव लेकर आए थे। पता है तो बता दो, वॉकआउट किया था। क्यों किया था बता तो दो। आप तो मोदी के करीबी हैं। मोदी तो पिछड़ा है, आपका मोदी गरीब है, भीख मांगता है, चाय बेचकर घर चलाता है, तो बता तो दो मोदी वाले भग क्यों गए थे? 1 रुपया का भ्रष्टाचार का आरोप है मोदी जी। ये 5,000 करोड़ किस लिए माफ किया? क्योंकि इसलिए माफ किया क्योंकि गोदी मीडिया गुलामी करती है मोदी जी की, इसलिए तो 5,000 करोड़ माफ कर दिया। वरना दम तो किसान का कर्जा माफ करके दिखाओ, क्यों नहीं करते किसान का कर्जा माफ? अच्छा ये तो बता दो, जब मैं आपको पूरे देश को बताता हूं, ये नहीं बताएंगे, मैं बता देता हूं कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब ये प्रस्ताव लेकर आए थे कि इंडिया का नाम भारत हो जाए, तब यही भाजपा वहां से वॉकआउट करती है। और मंडपम देखें कैसा बना है, ये देखिए मंडपम पे आ गए। जब कोई जरूरी जानकारी हो ना, गए हैं प्रगति मैदान। अरे भैया मैं 10 बार मंडपम देखे, मंडपम देखा है, नया संसद देखे हैं, नया संसद, 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा। अच्छा, 1 नेशन 1 इलेक्शन और 1 लीडर। हाँ, 1 नेशन 1 इलेक्शन हो जाएगा। 1 नेशन 1 इलेक्शन 1 लीडर, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, ये हो जाएगा 1 नेशन 1 इलेक्शन? नरेंद्र मोदी चाहेंगे तो होगा। अच्छा, नरेंद्र मोदी के चांस। अब कौन सी क्लास तक पढ़ाई करी आपने? कौन सी क्लास तक पढ़े हो? पढ़ना लिखना जरूरी है क्या? अच्छा, नहीं पढ़े तो ये तो समझा दो कम से कम, इस देश की जनता को भी तो समझ में, मैं भी समझ लूं कि प्रैक्टिकली कैसे होगा। हमारे यहाँ पर तो आए दिन खरीद फरोख्त का धंधा चलता है। ये जो रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर वाले हैं, जो नेताओं की खरीद और फरोख्त का धंधा चलाते हैं, इनका क्या होगा? राहुल गांधी कितने पढ़े लिखे हैं? राहुल गांधी ने जितना मुझे पता है AA MPhil कर रखी है। हाँ, और देश के प्रधानमंत्री जी ने एंटायर पॉलिटिकल साइंस से। तो आपका मतलब गरीब का बेटा जो पढ़ा लिखा नहीं है वो राजनीति में ना आए? क्यों नहीं आए? आए, बिल्कुल आए। मैंने आपको क्या बोला? बिल्कुल उसका हक है, तभी तो समझेगा गरीब की परेशानी। गरीब की परेशानी तो तभी समझेगा। गरीब का बेटा राजनीति में भी आए, गरीब का बेटा डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने, IAS और IPS भी बने। मोहित शर्मा, आप ही सबसे होशियार है। चित्रा त्रिपाठी, अंजना ओम कश्यप, तमाम सुधीर चौधरी, ये जो सारे पत्रकार मोदी 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 करते हैं, सब बेकार हैं। हाँ, तो घोसी के चुनाव में जनता ने इनकी धोदी 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 ना, देखा नहीं आपने? जैसे कर रहे थे मोदी मोदी मोदी, घोसी उपचुनाव में जनता ने इनकी धोदी धोदी धोदी, तो आपको मजा आया नहीं आया? आएगा तो मोदी है। अभी मोदी नहीं है देश में, कहां से आएगा? खो गया कहीं मोदी? FIR लिखवा दो गुमशुदा की तलाश की उसकी। 2024 में फिर आएंगे। फिर आएंगे? कैसे आएंगे? चुनाव जीतकर। चुनाव जीतकर। अच्छा, 1 नेशन 1 इलेक्शन। अच्छा एक बात मुझे बताओ, पर्सनली बताना, इस देश के अंदर अगर आपका बेटा है, उसको पढ़ा लिया लिखा लिया, तो उसे ठेला खोमचा लगवाएंगे क्या? हिंदू राष्ट्र की रक्षा करेगा आपका बेटा। तो आप ये पत्रकारिता बंद करिए और हिंदू राष्ट्र की रक्षा करिए। चलिए बंद करिए, बहुत बढ़िया। आज से नेशनल दस्तक बंद कर रहे हैं, आप बंद करिए ना। आप शपथ, हिंदू खतरे में, शपथ लीजिए ना, बोलिए ना जनता को। अरे जनता को भी तो बोलिए कि मैं बंद कर रहा हूँ। ये इतना बढ़िया इन्होंने देखिए ऑफिस कर रखा है, ये देखिए पूरा, ये देखिए नहीं क्यों दिखाइए ना, अरे जनता को दिखाइए, जनता को दिखाइए, तो बंद कर दीजिए। हम हिंदू राष्ट्र क्या बिना बात की रक्षा करेगा? रक्षा अभी रक्षा नहीं कर रहे, आप तो नहीं करते रक्षा। क्या आप क्यों नहीं करते? किससे रक्षा करेगा?
हम किस रक्षा किससे करेगा? हाँ मत करो, रक्षा बताओ पहले किससे करेगा? हम हिंदू राष्ट्र रक्षा किससे करेगा? चला रहे हैं ना। अरे क्या कहाँ चला रहे हो कैंपेनिंग? देखो जरा कहाँ है मेरा फोन, बताइए जरा कहाँ है आपका, कौन सा ये जो कैंपेनिंग चल रहा है? आप जैसे हाँ बताइए कौन सा आपकी ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है बताइए। मत करिए, किससे हिंदुओं को आप जैसे धर्म विरोधियों को ठीक कर रहे अपना हैं। चैनल चलाने के लिए ये बंदे टीआरपी बटोरने के लिए हमें खतरे में डाल देते हैं। इस देश की 125 करोड़ आबादी में से 100 करोड़ की आबादी में हम हिंदू बैठे हैं, फिर भी खतरे में हम हैं। कैसी बेवकूफ वाली बात करते हैं? इस देश में 3% खतरे में है। कैसे खतरे में धर्म? मेरे आपको या मेरे को कोई मंदिर जाने से रोकता है क्या? किससे खतरा है? चलो खतरे का नाम तो बता दो। पता तो भविष्य में खतरा है। भविष्य में आप अंतर्यामी हैं, आप भी धीरेन्द्र शास्त्री हैं। ये भी देखने लग गया भैया। ये देख लीजिए, आप भी उनके पे अर्जी फर्जी लगाते हैं क्या भैया? जय हो शंभू बाबा की। ये नए बाबा आए मार्केट में, इनको भविष्य पता चल गया कि हम भविष्य में खतरे में। भविष्य में खतरे में हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? अभी मैंने आपको बताया ना कि जब हर नौजवान, सुनिए, हर नौजवान नौकरी की चिंता छोड़कर, अच्छा हर परिवार की चिंता छोड़कर भगवा लहराएगा, तभी हिंदू राष्ट्र कहलाएगा। तो एक काम करिए, कल से अपना ये ऑफिस सब बंद करिए। 2 झंडे आपको दिलाता हूँ, 2 के 4-5 दिलाता हूँ। आप कितने एम्प्लॉय भी हैं, 4-5 एम्प्लॉय सबको लेकर जाइए और सड़कों पर निकल जाइए। हिंदू राष्ट्र। ये पत्रकारिता क्यों कर रहे हैं? पत्रकारिता बंद करो, इसे ताला लगाओ इस पे। जब हिंदू खतरे में तो आप निकलो सड़क पर। टीवी अखबार के जरिए हिंदू राष्ट्र बनेगा। अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, सुधीर चौधरी, अर्नब गोस्वामी, अमीश देवगन, सब मिलकर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। टीवी अखबार तो सरकार के डॉगी बने पड़े हैं। वो तो जैसे कहें वो वैसा करते। टीवी अखबार की तो ये स्थिति है। खिलाफ बोलने पर डॉगी हो गया है। अरे भैया, कांग्रेस के खिलाफ की तो बात ही नहीं कर रहे हैं आप। कांग्रेस के खिलाफ बोले, लेकिन सरकार की भी तो नाकामयाबी दिखाइए। मत करिए। देखे कि नहीं, प्रधानमंत्री का ऑटोग्राफ लेता है, दुनिया के ग्लोबल लीडर है मोदी। आपको दिया मोदी जी ने ऑटोग्राफ? आते मोदी जी को साइन करने। मोदी जी बोलते हैं मैं 18 घंटे काम करता हूं। एक बंदा मुझे बता रहा मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं। इस व्यक्ति को किसी मिल में लगा दिया क्या? फैक्ट्री में लगा दिया क्या? 18 घंटे प्रधानमंत्री को क्या काम है, जरा कोई ये बताए। 18 घंटे अच्छा प्रधानमंत्री का काम क्या है ये बताओ मुझे। प्रधानमंत्री के पास टेबल पर ऐसे फाइलें आती हैं, प्रधानमंत्री सिर्फ उन पर साइन करता है। 18 घंटे काम तो इस देश में आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर और इंजीनियर नहीं कर रहे। ये इस देश में जिस व्यक्ति की डिग्रियों का आता और पता नहीं, वो 18 घंटे काम कर रहा है। किसी मिल में है क्या? सीरियस सवाल है। कुली उली लगा दिया क्या इनको रेलवे स्टेशन पर कि 18 घंटे काम कर रहे हैं? सोचिए, ब्राह्मण मोहित शर्मा इस देश का पिछड़ा प्रधानमंत्री का कितना अपमान कर रहे हैं। ये देख लीजिए। वो तो बनिए हैं भैया, मोदी जी तो बनिए हैं मोदी जी। अरे ओबीसी समाज से हैं। अजय एक बताइए, हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद बेरोजगारी घटी है कि नहीं? बेरोजगारी आप लोगों की घट चुकी है। आप लोग तो पहले क्या था ना, आप लोगों को क्या है ना, आपको एक लेवल में रखा जाता था। जैसे हमारे यहाँ क्या होता था ना कि पहले जो है लेवल पे रखा जाता था, मीडिया को एक लेवल हुआ करता था। लेकिन आप लोगों की तो बेरोजगारी इतनी समाप्त हो गई कि आप तो सरकार के आगे घुटने टेक चुके हैं, नतमस्तक हो चुके हैं। पूरा घुटना टेक दिया आपने सरकार के आगे। तो आप लोगों की तो बेरोजगारी बिल्कुल खत्म हो गई है। लेकिन देश का नौजवान आज यूपीएससी से लेकर एसएससी से लेकर हर जगह इस देश का नौजवान परेशान है। कुछ तो शर्म कर लो, उनके लिए भी आप आवाज उठा लीजिए। हिंदू राष्ट्र बनाने में युवाओं की भागीदारी नहीं हो रही है। आपको देख रहे हैं कोई रोजगार धरना प्रदर्शन, महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन, युवा कहाँ है? अभी युवा हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए प्रयत्नशील है। अच्छा, आप युवा हैं या बुजुर्ग हैं? नहीं, हम तो मतलब उम्र दराज हो गए। तो फिर तो आपके बच्चे बड़े हो गए होंगे। हाँ। तो वो कहाँ जा रहे हैं? सब हिंदू राष्ट्र हिंदू युवा वाहिनी में या बजरंग दल में? नहीं, वो सब सनातन की झंडा बुलंद कर रहे हैं। भगवान ये इतना झूठ बोलते हैं ना व्यक्ति, इतना झूठ बोलते हैं। चलो खा लो बाबा साहब के संविधान की सौगंध। चित्रा त्रिपाठी से पूछ के आइए, अंजना ओम कश्यप से पूछ के, उनके सबके बच्चे इनके हैं। लेकिन पूछ के मैं चित्रा त्रिपाठी और अंजना ओम कश्यप से, उनके बच्चे भी हिंदू राष्ट्र बनाने में लगे हुए हैं। कितने झूठ बोल रहे हैं आदमी। अपने बच्चे का पता नहीं है। चित्रा त्रिपाठी और अंजना ओम कश्यप के बच्चे, सबके बच्चे विदेशों की यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं। क्यों इस जनता का पागल बना रहे हो? ये बच्चे शिवराज सिंह चौहान, निशिकांत दुबे के बच्चों को आपने देखा नहीं है? शिवराज सिंह चौहान का बेटा वहां वो विदेश से वो एलएलबी करके आ रहा है, वो नहीं दिख रहा आपको? बताइए, ये झूठ बोलते हैं कितना व्यक्ति। शिवराज सिंह चौहान के बेटे को आप गूगल पर जाकर सर्च करिए, उसका बेटा विदेश की यूनिवर्सिटी से एलएलबी कर रहा है और आप वहां जाकर देख सकते हैं। ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, आपको सब सामने पता चल जाएगा। ये आपके प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, मैं झूठ बोला, आप ही सच बोल रहे हैं। कौन? हिंदू राष्ट्र के खिलाफ। तो हमारे प्रधानमंत्री सच बोलते हैं। हिंदू राष्ट्र, प्रधानमंत्री झूठ नहीं बोलते। एक झूठ बता दीजिए। ये 15 लाख आप दे दो उनकी जगह, मैं तो क्या दूंगा, सच बोला था उन्होंने। 2 करोड़ रोजगार आप दे दो उनकी जगह, मैं क्या दूंगा, सच बोला था उसने। बुलेट ट्रेन आप दिखा दो उनकी जगह, मैं मान लूंगा, सच बोला था उसने। कामचोर लोग हैं ना, वही पैसा मांगता है।
अच्छा, तो ये 2 करोड़ रोजगार भी कहते, जो कामचोर है वही मांगेगा रोजगार। जो जिसमें मेरिट नहीं है वही नौकरी मांगता अच्छा, है। कल को आपका, आप इतना डरते क्यों? आपका चैनल बंद हो जाएगा इसलिए डरते हैं? अच्छा है कि रोजगार आपका कैसे चलेगा? दूसरे के रोजगार के लिए भी सोच लीजिए, शर्म नहीं है आपको बिल्कुल भी? किस तरीके की आप पत्रकारिता कर रहे हैं? ये पत्रकारिता सुबह से शाम तक जनता देखती है, समझ रहे हैं? और मैं तो आपको बता देता हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं इस देश के अंदर जो टीवी इंडिया पाकिस्तान का मैच चलता था ना, तो तब टीवी फोड़ते थे। मेरे घर का टीवी फोड़ दूं मैं, हालांकि मेरे घर में ये गोदी मीडिया के चैनल नहीं लगे, लेकिन अगर गलती से भी लग गए ना तो इनका थोबड़ा देखकर जूता मार मार के अपने घर का टीवी फोड़ दूं, लेकिन इन्हें ना देखो। आप हिंसा की बात कर, हिंसा की बात, अपने घर का टीवी फोड़ दूं ऐसे? हाँ बिल्कुल, मैं मोदी से इतना जलन है। मोदी जी से, मोदी कहां से आ गया? मैं गोदी मीडिया के पत्रकारों की बात कर रहा हूं। एक ऐसी चीज जो देश में नफरत फैलाने का काम करती है, उसको तोड़ देना अच्छा है। एक बार हर हर मोदी बोलिए, आपका पाप कट जाएगा। है? हम हर हर महादेव बोलते हैं सर, अरे हम हर हर महादेव बोलते हैं। मोदी जी भी कल की अवतार हैं। अच्छा, मोदी जी ने अपने घर परिवार को छोड़ दिया, इस बारे में आपकी क्या राय है? देश के लिए। तो आप देश से प्यार करते हैं तो आप भी अपने बीवी को, बच्चों को, सबको छोड़ दीजिए। आप देश से प्यार नहीं करते? लोग मोदी नहीं हो सकते ना, मोदी जी अलौकिक हैं, अलौकिक हैं। एक दशक सदी में एक पैदा होता है। इस छाती पर ना लिखवा लीजिए मोदी, लिखवाइए ना। लिखवा क्यों नहीं? कहीं गुथवा रखा है क्या मोदी हाथ पर? देखो जरा, कहीं हाथ पे कहीं गुथवा रखा है उन्होंने। ये है टीवी मीडिया का कैरेक्टर। मैं बिल्कुल टीवी अखबार वाली भाषा में बात कर रहा था। आप लोग बताइए कि मोहित शर्मा के जवाब अच्छे लगे या नहीं लगे? बहुत बहुत शुक्रिया मोहित, हमसे बातचीत कर लिया। हल्के फुल्के अंदाज में लीजिए, ज्यादा लोड मत लीजिए, नहीं तो नस फट जाएगा। चलिए, थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।